This conference will now be recorded. गुड इवनिंग। आज हम मेद धातु की चर्चा करने वाले हैं। रसास्त्रुंग मांस मेदोस्थि मज्ज शुक्राणी धातवाः सप्तदुष्याः। इस प्रकार से हमें वाग्भटाचार्य जी सप्त धातु जो है उनकी और निर्देश करते हुए देखते हैं। इसके पहले व्याख्यान में हमने अस्थि धातु मांस धातु के बारे में देखा था। आज हम मेद धातु की चर्चा करने वाले हैं। रस रक्त मांस मेद, तो मेद जो है वो चतुर्थ धातु है और चतुर्थ धातु होने की वजह से 3 पहले और 3 इसके बाद में ऐसे टोटल 7 धातु दिखाई देते हैं। मेरा कहने का मतलब आज के ये सेंटेंस जो है ये है कि मेद धातु जो है वो बीच वाला धातु है। यानी हम जिसे तराजू का अगर कांटा कहेंगे, कांटा जहां पे हम पकड़ते हैं, वो जो है बैलेंस करने का काम मेद धातु करता है। इस दृष्टि से भी मेद धातु बहुत वही महत्वपूर्ण ऐसा धातु है। जैसा कि हमने देखा ये सप्तदुष्य है, तो धातु धारयन्ति इति धातवाः, धारणा धातवाः। इस प्रकार से वो शरीर रक्षण का काम करता है, शरीर को मेंटेन करता है, इसलिए उसको धातु कहते हैं। हमने पहले भी देखा। और दूष्य क्यों कहा है कि वो दूषित हो जाते हैं। ठीक है, दोषों से वो दूषित हो जाते हैं, इसलिए उनको दूष्य कहा गया है। तो मेद धातु जो है उसको क्या मानना चाहिए? तो शरीर का जो भी स्निग्ध पदार्थ है शरीर में, उसको मेद मानना चाहिए, या मेद धातु आयुर्वेद ने कहा है। तो देखिए, मेद धातु की अगर एबनॉर्मलिटी हो जाए, बढ़ जाए, वो एबनॉर्मलिटी 2 काइंड्स की होती है, 2 तरीके की होती है। एक तो मेद वृद्धि और दूसरा मेदोक्षय। तो मेदो वृद्धि से ओबेसिटी या स्थौल्य नामक विकार हो जाता है। अति स्थूल, चरकाचार्य अष्टौनिधि अध्याय में उसकी स्वतंत्र चिकित्सा भी इसी दृष्टि से बताते हैं। तो इंसिडेंसेस ऑफ ओबेसिटी आज हमें ये दिखाई देते हैं कि बहुत उसका जो स्तर है स्थौल्य का या ओबेसिटी व्याधि का, वो बढ़ गया है। तो इट हैज बीन इंक्रीज्ड अबाउट 3 टाइम्स फ्रॉम 1975। जो अभी यहाँ पे डाटा कोट किया है 2016 का, वहां पे मोर देन 1.9 बिलियन एडल्ट्स 18 years and older are overweight. ओके, तो ये 2016 का स्टडी है। आज का अगर स्टडी कोई करे तो वो और ज्यादा मिल सकते। तो ऑथेंटिक एक रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे एक रिसर्च जर्नल से आपको समझने के लिए इसकी इंटेंसिटी कितनी गंभीर है। Of these, over 650 million were obese. In a battle against obesity, it's a must to be familiar with this enemy. हमने इस मेद धातु को जानना, स्थौल्य को जानना आवश्यक है। आज का टॉपिक हमारा मेद धातु है, इसलिए हमने ये थोड़ा रेफरेंस लिया है। तो देखिए, मेद धातु है क्या? तो स्नेहन कर्म जो शरीर में करता है, स्निग्ध जो धातु है, उसे मेद धातु कहा जाता है। लेकिन आज के आहार की पद्धति अगर देखें, व्यवसाय की या नौकरी की अगर पद्धति देखें, तो उसमें बहुत सेडेंटरी जॉब्स है, बैठे काम ज्यादा है। तो इससे और अति स्निग्ध फ्राइड पदार्थ खाने की जो है वो ज्यादा पद्धति है। इसी से क्या होता है, मेद धातु दुष्ट हो जाता है और अतिरिक्त उस मेद धातु की वृद्धि होने के कारण मेदो रोग या स्थौल्य नामक आयुर्वेद में जिस व्याधि का वर्णन किया है वो हमें ज्यादातर दिखाई देता है। तो मेद धातु अगर हम जड़ से समझे तो स्थौल्य की भी चिकित्सा आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो पद्धति है धातु अध्ययन करने की, उस दृष्टि से अभी हम जाएंगे। तो सबसे पहले मेद है क्या? तो त्रिमिदा, संस्कृत दृष्टि से इस धातु से वह शब्द तैयार होता है और उसका अर्थ साक्षात क्या है? तो स्नेह, स्निग्धता। तो घृत अगर हम देखें तो घृत जिस पद्धति से स्निग्ध होता है, उसी पद्धति से शरीरांतर्गत जो धातु है, टिश्यूज है, उसमें से सबसे स्निग्ध धातु मेद धातु है। देखिए, इसीलिए जो स्नेह विद्या अध्याय
हमारा एक लेक्चर भी उसके ऊपर हो चुका है, अष्टांग हृदय संहिता सूत्र स्थान का। तो उसमें चतुर्विध स्नेह का वर्णन है, सर्पिर वसा मज्जा तैल, इस पद्धति से। लेकिन केवल जांगम प्राणियों से वर्णित चतुर्विध स्नेह में भी मेद का उल्लेख है। इसमें से मेद जो है विशेषतः वो कंपेयर किया जाता है एडिपोज टिश्यू से, जिसे आधुनिक फिजियोलॉजी शास्त्र में एडिपोज टिश्यू कहते हैं। वो उसकी कंपैरिजन हम मेद धातु से कर सकते हैं। और मेद का संचय स्थान प्रायः कहाँ होता है? स्फिक यानी नितंब प्रदेश, बटक्स, उदर यानी पेट, एब्डोमेन, और चेस्ट या ब्रेस्ट, ठीक है, छाती। तो इन स्थानों पे वहां पे मेद ज्यादा संचित होता है, इन 3 जगहों पे। और उसका लंबन यानी वो चलते वक्त वो व्यक्ति, ये 3 अवयव जो है उसमें कंपन या हिलना ज्यादा होता है, और वो हिलने लगता है तभी ये 3 स्थान, तभी उसको हम ओबेसिटी या स्थौल्य कहते हैं। आगे जाएंगे। सिनोनिम्स या पर्याय, उसके क्या क्या नाम है उसको जानेंगे। तो सबसे पहले मांसज या मांस तेज, यानी क्रम परिणाम पक्ष से वो रस रक्त मांस, और मांस से मेद, रस से रक्त, रक्त से मांस, इस श्रृंखला से मांस से मेद उत्पन्न होता है, इसलिए उसको मांसज या मांस का तेज भी कहते हैं। दूसरा है अस्थिकृत, पर धातु का वो पोषण करता है। पर धातु यानी नेक्स्ट धातु क्या है? अस्थि धातु, इसलिए उसको अस्थिकृत भी कहते हैं। वपा यानी उदर पे या एब्डोमेन में हमारे, आपने अगर डिसेक्शन किया होगा या लाइव कोई सर्जरी देखी होगी तो ओबेस पर्सन में ये बहुत ही इजीली नॉर्मल पर्सन में भी दिखाई देता है। जैसे ही हम एब्डोमेन कट करते हैं स्किन उसकी, तो स्किन के बाद मसल थोड़ा बाजू किया तो ओमेंटम हमें दिखाई देता है। तो उदरगत स्नेह ओमेंटम जो है उसमें होता है, इसलिए उसको वपा भी कहते हैं, वसा कहते हैं, दूसरा सिनोनिम बाद वाला। मांसगत स्नेह यानी मांस को अगर पकाया जाए और उसके ऊपर पकाते वक्त पानी के ऊपर जो तेल जैसा चिपचिपा पदार्थ आता है उसको वसा कहते हैं। पांचवा उसको पर्याय है मस्तुलुंग या मस्तिष्क। तो मस्तिष्क में भी स्निग्धता ब्रेन में ज्यादा होती है, इसलिए शायद उसको सिनोनिम कहा गया है। तो शब्दकोश में गोद, इस प्रकार से उसका वर्णन है। गो यानी वाणी या बुद्धि। तो मस्तिष्क में ही बुद्धिजनक ऐसा स्नेह होता है, तो उसको यहाँ पे गोद कहा गया है, इसलिए पर्याय। लेकिन हम यहाँ पे उसका मस्तिलिंग, मस्तिष्क, गोद ऐसे सिनोनिम्स देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये संस्कृत भाषा की दृष्टि से वर्णन है। आयुर्वेद में जो मस्तुलुंग या ब्रेन है उसको मज्जा धातु प्रधान अवयव कहा गया है, ठीक है। और 7वां सिनोनिम है गौतम। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, सप्तऋषि और सप्त धातु, इनका कंपैरिजन किया है और एक एक धातु का पर्याय नाम दिया है, एक एक ऋषि के नाम को। तो गौतम महर्षि जो है उनको मेद धातु से संबंधित सिनोनिम दिया है गौतम। ऐसे ये शरीर में कहाँ कहाँ रहता है मेद धातु, तो उसका स्थान या लोकेशन कहा गया है, तो सर्व शरीर में ये व्याप्त है। तो हर एक सेल में भी स्निग्ध पदार्थ होता ही है, इसलिए मेद धातु सर्व शरीरगत या सर्व शरीर व्याप्त है। लेकिन फिर भी वह उसका विशेष स्थान कुछ है जो हमने रचना और क्रियात्मक दृष्टि से देखने चाहिए। तो त्वचा और मांस, इनके बीच में जो सबक्यूटानियस फैट या मेद धातु रहता है, तो कई कुछ विशेष उसके स्थान है वो भी देखेंगे। जैसे हमने देखा एब्डोमेन में ओमेंटम, या उसको मेदसोवर्ती ही, ऐसा अपने आयुर्वेद ग्रंथों में आया है। तो वो जो आंत्र नीचे वाले होते हैं उसको आच्छादित करता है। इसके बाद में जैसे 3 जगहों पे स्पिक यानी बटक्स, या नितंब यानी बटक्स, उर यानी चेस्ट या ब्रेस्ट, और स्तन, तो उर प्रदेश को ही स्तन। और ये जो है अवयव विशेषतः वो अपने बाल वय से लेके अडल्ट तक वो बढ़ते रहते हैं। और अगर ओबेसिटी या मेद धातु की ज्यादा संचिति हो जाए तो ये अवयव जो है उसका लंबन या उसमें कंपन भी होता है, हमने पहले देख चुके हैं। तीसरा विशेष स्थान ग्रीवा, स्कंध, पृष्ठ, उरु,
इस जगह पे भी फैट डिपोजिशन या मेद की संचिति होती है ज्यादा। मुख्य प्रधान अवयवों में अगर देखें आयुर्वेद को, अगर हम जाने तो मेदो वह स्रोतस, हर धातु का स्रोतस बताया है, मेदो वह स्रोतस का भी वर्णन आता है। और ये धातु का स्रोतस जो है मेदो विशिष्ट धातु का, इसमें मेद धातु की उत्पत्ति, परिणमन यानी उसका ट्रांसफॉर्मेशन, वहन, और उसमें से ही मलों की और उपधातुओं की निर्मिति होगी। तो मेदो वहानाम स्रोतसाम रुक्कौ मूलम वपावहनम च, ऐसे विमानस्थान 5वां अध्याय चरक संहिता का जो है स्रोत विमान अध्याय, उसमें हमें वर्णन मिलता है। और सुश्रुत शास्त्र 9वें अध्याय में मेदो वहे द्वय तयोर मूलम कटि वृक्कौच, वृक्क दोनों जगह पे है, लेकिन दूसरा जो स्थान है वपावहन और कटि, इसमें थोड़ी सी भिन्नता है दोनों ग्रंथों में। तो विशेषतः आश्रयाश्रय भाव की दृष्टि से अगर देखें तो श्लेष्मा शेषेषु, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में ये वर्णन आया है, तत्रा स्थानी स्थितो वायुपत्यम तु स्वेद रक्तयोः, श्लेष्मा शेषेषु, यानी श्लेष्मा जो है वो शेष धातुओं में रहता है। शेष धातुओं में मेद धातु ये सबसे महत्वपूर्ण धातु है जिसमें कफ आश्रित होता है। इसलिए कफ प्रकोप आहार एवं विहार या शरीर में ज्यादा द्रव भाग, क्लेद, इनकी अगर वृद्धि हो जाए तो मेदो धातु जो है वो बढ़ता है, और मेदो धातु से ही उत्पन्न वृक्क जो है, किडनी जो है, उस पे उसका परिणाम हमें दिखाई देता है। वास्तविक वृक्क का या बस्ती, ये जो मूत्र वह संस्थान है, उसका कर्म क्या है? तो शरीर में जो भी विकृत द्रव पदार्थ है उसको किडनी, ब्लैडर, इसके मार्ग से बाहर निकालना। लेकिन ये अगर नहीं हो जाए तो वो दोनों तरीके से निकलता है। एक तो आभ्यंतर मार्ग जो है उसके दृष्टि से वो मूत्र मार्ग से निकलेगा, और अगर पेरिफेरल रीजन में क्लेद है तो वो श्वेत के रूप में निकलता है। तो हम इन शॉर्ट अगर देखें तो मूत्र निर्मित प्रक्रिया जो है उसका आधुनिक शास्त्र के दृष्टि से वृक्क से संबंध है, लेकिन आयुर्वेद मूत्र निर्मित प्रधानतः वो बृहदांत्र में या लार्ज इंटेस्टाइन में या पक्वाशय में मानता है। ठीक है, अपना आयुर्वेद का वो सिद्धांत है। तो आगे जाएंगे तो किडनीज या वृक्क और ओमेंटम या वपावहन, ये विमान स्थान में चरकाचार्य जी बताते हैं, और सुश्रुताचार्य जी कटि प्रदेश और वृक्क यानी किडनीज को बताते हैं। अगर अष्टांग संग्रह का शारीर स्थान देखें तो 6ठे अध्याय में वाग्भट मांस धातु भी बताते हैं वृक्क के साथ। तो ये थोड़ा सा मांस से उसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए उन्होंने मांस धातु बताया होगा। तो इस प्रधान से हम शास्त्र का या कौन बराबर है ये कौन गलत है ऐसी बात नहीं जाननी चाहिए। जब भी हम आयुर्वेद का अध्ययन करेंगे तो ये तुलना नहीं करनी चाहिए। हमने ये देखना चाहिए मुख्यतः मेदो वह स्रोत संबंधित या मेद धातु से संबंधित या मूत्र निर्मिति से संबंधित जो भी विकृतियां आएगी, उस समय हमने वृक्क, वपावहन और मांस धातु और कटि प्रदेश, इन 4 जगहों पे पैथोलॉजी हो सकती है, ये जान के हमने उसका एनालिसिस करना चाहिए। तो वपावहन का जो मतलब है उसमें चक्रदत्त जो विमान स्थान के 5वें अध्याय के ऊपर टीका है चक्रपाणि दत्त जी की, वो स्पष्ट लिखते हैं वपावहनम वपा उदरस्था स्निग्ध वर्तिकायाम आहु जनाः तैलवर्तिका इति। रचना शारीर का आपका पेपर हो या क्रिया शारीर का पेपर हो, उसमें आपको वपावहन ये शॉर्ट नोट आ सकते हैं। तो सबसे पहले वपावहन क्या है? तो मेद की वर्ती है, उसको स्नेह वर्तिका, तैल वर्तिका, जिसका हम तुलना ग्रेटर ओमेंटम या ओमेंटम से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका आपको वर्णन लिखना चाहिए, और आयुर्वेद का संदर्भ उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। कटि प्रदेश जो है वो भी विशेषतः पेल्विक गर्डल या पेक्टोरल गर्डल भी जिसे कहा जाए, पेल्विक गर्डल, सॉरी, ये कटि प्रदेश है, पेक्टोरल गर्डल नहीं होना चाहिए ये शब्द यहाँ पे, वो भी एक मूल स्थान उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए किडनीज आर एम्बेडेड इन द फैट, इस दृष्टि से वृक्क के इर्द गिर्द जो फैट रहता है वो उसी का द्योतक है। चौथा, मेद धातु का अगर स्थान समझने की कोशिश करें तो वह है मेदोधरा कला। तो सुश्रुताचार्य शारीर स्थान के 4थे अध्याय में वर्णन करते हैं कलाओं का, और उसमें तीसरी कला वर्णन करते हैं मेदोधरा कला। तो मेदोधरा कला में मुख्यतः
रचनात्मक दृष्टि से, एनाटॉमी दृष्टि से देखें तो एडिपोज टिश्यू, सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया, इन अवयवों की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। और सुश्रुताचार्य जी वर्णन करते हैं वो उदर, अस्थि, मांस, इन जगहों को व्याप्त करके आगे मेदोधरा कला तैयार होती है। और मेद जो है वो उदर स्थान पे और अनुअस्थि जिनमें सरक्त मेद रहता है, या जिसे क्या कहते हैं, रेड बोन मैरो, तो उनमें वो ज्यादातर मेदोधरा कला स्थित रहती है, उससे संबंधित रहती है। देखिए मेद का स्थान जो है वो वसा बहुल होने के कारण आमाशय के एक प्रदेश में रहता है, ऐसे विमान स्थान के 6 अध्याय की टीका में हमें चक्रपाणि दत्त समझाते हैं। मेदसो अपि यत् स्थानम वसा बहुलम तत् अपि आमाशय एक देशे एव, यानी आमाशय से भी संबंधित वो स्थान है। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि मेदोधरा कला से हमने जाना कि ये मेदोधरा कला जो है वो सर्वभूतानाम यानी हर प्राणी में वो होती है। ठीक है, विशेषतः मनुष्य संबंधित हम अध्ययन कर रहे हैं तो उदर में होती है, अनुअस्थि में होती है। ठीक है, महत्सूच मज्जा होती है, और बड़े जो अस्थि होते हैं उनमें मज्जा धातु रहता है, लेकिन अनुअस्थि में मेद रहता है। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम मज्जा धातु में ज्यादा तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो चित्र दिया है आप समझ सकते हैं कि वहां पे क्या है। तो सबसे पहले सुपरफिशियल एडिपोज टिश्यू है, सुपरफिशियल फेशिया है, डीप एडिपोज टिश्यू है। इस प्रकार से वो कला जो है स्थित रहती है। अब मेदो धातु का संबंध जो है वो फीटल डेवलपमेंट या आसानुमासिक गर्भ वृद्धि में जो भी अवयवों का निर्माण होता है उसमें किस पद्धति से होता है वो देखना चाहिए। विशेषतः सिराएं, या जिसे हम अशुद्ध रक्तवाहिनी या वेन्स भी कहते हैं, लिगामेंट्स, आयुर्वेद में स्नायु यह शब्द उसके लिए आया है, वो विशेषतः स्निग्ध पदार्थ जो है मेद धातु का उससे वो बनते हैं। ये हमने यहाँ पे रेफरेंस हमें मिलता है सुश्रुत शास्त्रार्थ 4थे अध्याय से। और उसका मेटाबॉलिज्म जो होता है, माइल्ड एक्शन ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म, अग्नि की प्रक्रिया, और वो मेद के ऊपर अग्नि की प्रक्रिया होके उससे थोड़े से सख्त ऐसे लिगामेंट्स या स्नायु बनते हैं। ठीक है, इस दृष्टि से इस सूत्र को हमने जाना। आगे जाएंगे, विशेषतः वृक्क जो है वो बनते हैं रक्त धातु से और मेद धातु से। तो इस पद्धति से जब भी वृक्क या किडनीज प्रॉब्लम आएंगे, हमें रक्त धातु के साथ मेद धातु की भी विकृति है या नहीं, इसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। आगे सुश्रुत शास्त्रार्थ 4थे अध्याय में टेस्टिस या वृषण, जिसे आयुर्वेद में शब्द आया है, उनका जो है मांस धातु, रक्त धातु और मेद धातु के साथ कफ दोष, तो 3 धातु का संगठन ये बताया है। मेद धातु, मांस धातु, रक्त धातु और कफ दोष, इनके प्राधान्य से वृषण की निर्मित होती है, टेस्टिस डेवलप होते हैं। तो ये एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट आयुर्वेद में बताया है। यानी हमें क्या पता चला कि स्नायु, देन सीरा, और विशेषतः यहाँ पे नेक्स्ट रेफरेंस जो देखा हमने वृषण, ये जो तैयार होते हैं वो, और वृक्क ये विशेषतः मेद धातु से संबंधित है, उससे ही बनते हैं। इसलिए अगर मेद प्राकृत होगा तो इन अवयवों का संचालन जो है वो प्राकृत होगा। ये हम बड़े व्यक्तियों में या फीटल डेवलपमेंट के बाद उसका जन्म होगा बालक का, तो पूर्ण आयु में इन सभी अवयवों का विकृति पे या स्वास्थ्य की रक्षा अगर हमें करनी है तो मेद धातु का रक्षण या स्वास्थ्य आवश्यक है। कौन कौन सी? सिराएं, स्नायु, उसके बाद वृक्क यानी किडनीज, उसके बाद क्या है? वृषण। ठीक है, इन 4 अवयव। आगे जाएंगे तो जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा तत्रास्थानी स्थित वायु, इस सूत्र में कफ दोष जो है वो रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र से संबंधित होता है। ठीक है, तो पित्त रक्त से संबंधित और वात अस्थि से संबंधित, यानी आश्रित होते हैं। तो आश्रय आश्रय भाव हमने एक पिक्चर में इससे पहले भी एक स्लाइड्स में देखा है, एक चित्र बनाया था हमने। तो आश्रय जो है वो धातु है और आश्रित जो है वो दोष है।
ठीक है। तो इसलिए ये इसका हमने इस स्लाइड का अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है? आश्रयाश्रय भाव की, आश्रय आश्रय नाम मिथा, इसे अष्टांग हृदयकार बताते हैं। क्योंकि अगर कफ विकृति होगी तो मेद विकृति होनी ही है, ठीक है। और मेद विकृति अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो कफ की चिकित्सा आपको करनी है। जैसे मेद धातु वृद्ध हो गया यानी बढ़ गया है तो कफ धातु भी बढ़ना ही है, या कफ धातु बढ़ गया तो उसका परिणाम मेद धातु पे होना ही है, ठीक है। क्योंकि आयुर्वेद में चिकित्सा प्रधानतः जो बताई है वो दोष प्रधान चिकित्सा बताई है, यानी दोषों को ज्यादा वहां पे महत्व दिया है और उसी से धातुओं के ऊपर प्रभाव होगा या परिणाम होगा। संगठन, तो संगठन शब्द से हमने जाना है पांच भौतिक संगठन, पंच महाभूतों से निर्मित किस प्रकार से मेद धातु की होती है। आयुर्वेद का सिद्धांत क्या है? चरक चारितान छठे अध्याय में बताते हैं, सर्वम इदम पांच भौतिकम अस्मिन अर्थे, या अष्टांग हृदयकार सूत्र स्थान में बताते हैं पंच महाभूतात्मकम तत्तु या पंचभूतात्मकम तत्तु। इस पद्धति से वो शरीर की निर्मिति बताते हैं। तो इस संबंध सृष्टि के ही और मनुष्य शरीर की ही रचना जो है, वो संगठन जो बना है वो पंच महाभूतों से बना है। महाशब्द जब उपयुक्त होता है शास्त्र में तो वो संपूर्ण ब्रह्मांड की चर्चा करते हैं उस वक्त, या विषय बताते हैं। पंचभूतात्मकम तत्व, पांच भौतिकम, यहाँ पे महाशब्द नहीं है तो वो शरीर विशिष्ट या मनुष्य शरीर के संबंधित विचार है, इसलिए वहां पे महाशब्द का उपयोग नहीं है। भौतिक, पांच भौतिक, पंचभूतात्मक ऐसे शब्दों का वहां पे प्रयोग है। सुश्रुताचार्य जी के सूत्र स्थान के 15वें अध्याय में टीका में बताते हैं, भानुमति टीका में, मेदो जल पृथ्वी आत्मकम, यानी मेद धातु प्रधानतः पृथ्वी, जल और अग्नि, इन तीन महाभूतों से बनता है। हालांकि भानुमति टीका में जो है मुख्यतः हमें जल, पृथ्वी और व्यात्मकम इस प्रकार से तीनों बताए, ठीक है। इट पजेस प्रॉपर्टीज लाइक स्निग्ध और गुरु, मुख्यतः इसके ये दो, स्निग्ध और गुरु, ये दोनों जो है उनके क्या रहेंगे? गुण रहेंगे। इन धातु के, मेद धातु के स्निग्ध और गुरु ये प्रधान गुण धर्म है या प्रॉपर्टीज है। जैसे हर धातु के प्रकार, टाइप्स जो है वो पोष्य और पोषक इस पद्धति से होते हैं। पोष्य यानी जो वो धातु स्वरूप जिसका दिखाई देता है, और पोषक यानी जो अगला धातु बनाएगा, नेक्स्ट पर धातु जो बनाएगा। सो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो है वो पोष्य मेद धातु है। वो किस रूप में शरीर में विद्यमान रहेगा? मेदोदरा कला, ठीक है, मेदो वह स्रोतस। और पोषक क्या है? तो सर्कुलेटिंग कंपोनेंट है, वो परिणमित है, ठीक है, परिणमन उसमें होगा आगे जाके। तो दिस फॉर्म इज सर्कुलेटेड विद द न्यूट्रिएंट्स, ओके। तो वो रस धातु और रक्त धातु में संबंधित उसका वहन जो है वो आगे के धातु में, यानी अस्थि पोषक अंश तैयार होगा ना, तो अस्थि पोषक अंश से ही अस्थि तैयार होगा, तो उस स्वरूप में वो अस्थि वह स्रोत में जाने के लिए तैयार होता है। तो ये पोष्य और पोषक को हमने समझा। आगे जाएंगे, ये जो परिणमन या उत्पत्ति, निर्मिति की प्रक्रिया में दो धातु की होती है वो किस प्रकार से होती है। तो विशेषता हमें पता है कि भाई आहार रस जो है वो क्रम परिणाम पक्ष या क्षीरदधि न्याय नहीं कहेंगे हम, केदार कुलिया न्याय से वो आहार रस, रस रक्त मांस धातु इन क्रमों से पोषण करता हुआ आहार रस जो है वो मेद की तरफ आता है, ठीक है। और अगर कुछ मेदो वर्धन करने वाले पदार्थ हम ज्यादा खाते हैं तो वो खले कपोत न्याय से सीधा मेद की ओर भी आएगा, ठीक है। यानी पूर्व धातु परम कुर्यात ये क्षीरदधि न्याय है, और केदार कुल्या न्याय से रस रक्त मांस मेद का सबका पोषण करते हुए सप्त धातु का वो आहार रस आगे आगे जाएगा। और खले कपोत न्याय यानी वो विशिष्ट एक ही धातु से संबंधित होगा या एक ही प्रधान प्राधान्य हो। जैसे घृत अगर आप ले रहे हैं तो खले कपोत न्याय से शुक्र धातु का पोषण डायरेक्टली होगा उससे, ठीक है। एनीवे, तो उसका हम धातु पोषण न्याय अलग से देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ हमने समझा क्या, तो क्रम परिणाम न्याय से या वहां पे हम ये समझ गए कि आहार रस मांस धातु के बाद में मेदो धातु की तरफ आए।
तो आहार रस से भी मेद धातु का पोषण होगा। मांस धातु में जो मेद पोषक अंश होगा उससे भी पोषण होगा, उत्पत्ति होगी। और अगर मेद वृद्धि करने वाले पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ है, मधुर रसात्मक पदार्थ है, या बैठा काम है, तो ये आहार विहार से मेद धातु खलिकोपोत न्याय से डायरेक्टली उसका पोषण होगा या नरिशमेंट होगा। तो मांसम शरीर पुष्टिम मेधसाह च, तो चौथा धातु है तो मांसात मेदाह प्रजायते। ओके, तो रस से रक्त, रक्त से मांस, और मांस ये ईशत रक्त वर्ण का होता है, यानी वो लाइट रेड कलर का होता है। तो मेद श्वेत धातु प्रधान है या लाइट येलो कलर का होता है। तो वो कैसे निर्माण होता है, गृह चिकित्सा अध्याय में ये प्रश्न आता है। तो द्रव धातु है, तो द्रव धातु से स्थिरात मांसान मेधसा संभव कथम, ये भी प्रश्न उठता है। रक्त धातु द्रव है, उससे स्थिर मांस की निर्मित होती है, और फिर उसको हम सेमी सॉलिड नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी वो पदार्थ तो वो स्थिर पदार्थ ही है मेद धातु, तो उसकी संभवता कैसे होती है। तो उनके कुछ प्रश्न जो है हमें इस स्लाइड में मिलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा है कि मांस धातु रक्तवर्ण युक्त है, पार्थिव है, स्निग्ध है, स्थिर है। उसके ऊपर तीन धातुओं की प्रक्रिया होती, तीन घटकों की प्रक्रिया होती है। तो वायु महाभूत, अग्नि महाभूत और कफ दोष, तो ये सम्मिलित होके मेद धातु को श्वेत वर्ण, स्निग्ध गुण प्रधान, अधिक स्थिर एवं अधिक श्लक्ष्ण यानी चिपचिपा उसको बनाते हैं। ठीक है, तो मांस धातु के ऊपर मांसाग्नि की प्रक्रिया होके फिर उसमें अग्नि से पाक होके नवीन नूतन निर्मिति होती है पदार्थों की। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सिंपल अगर कहा जाए तो हमें मेद पोषक अंश जो मांस से मिलता है उसके ऊपर अग्नि की प्रक्रिया होती है, वो मेदोग्नि उसको कहा जाता है। ये प्रक्रिया मेदोवह स्रोतस में होती है, और उससे पोष्य मेद यानी साक्षात मेद धातु तैयार होता है। नेक्स्ट धातु जो है अस्थि पोषक अंश उससे तैयार होता है, और उसमें से ही उपधातु स्नायु तैयार होते हैं, और मल रूप स्वेद की निर्मित होती है। और मेद धातु का मल स्वेद होने की वजह से मेद धातु की वृद्धि हुई तो स्वेद की भी वृद्धि होगी, और फिर शरीर को उस स्वेद की विशिष्ट गंध आएगी जो अप्रिय रहेगी, जिसका वर्णन मेद धातु की वृद्धि या स्थौल्य व्याधि में वर्णित है। तो ये चक्र तो हम पहले समझ चुके हैं, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, इस प्रकार से क्रम परिणाम पक्ष से वो आगे शुक्र धातु की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो चार्ट है हमने अभी समझा कि स्थूल मल स्वेद निर्माण होता है, सूक्ष्म मल से क्लेद निर्माण होता है। ठीक है, तो ये चित्र में भी आप समझ सकते हो कि मांस के ऊपर, ठीक है, मांस में जो मेद पोषक अंश रहेगा उसमें मेदोग्नि की प्रक्रिया मेदोवह स्रोतस में होगी, और उससे स्निग्ध पदार्थ की यानी अपने मेद धातु की उत्पत्ति होगी। तो इसको काल कितना लगता है, मेद धातु का परिणमन काल कितना है, और उसमें विशेषतः बाजू में उसका प्रमाण भी दिया है। तो मेद धातु का प्रमाण 2 अंजलि है। ओके, और विशेषतः उसको बनने में कितना समय लगेगा, तो विशेषतः परिवर्तित चक्रवत इस पद्धति से धातुओं का जो है डिजनरेशन होता रहता है, पेशियों का, और नवीन नूतन पेशियों की निर्मित होती रहती है। तो आहार उपभोग दिनात मेदस्वम पंचमे, ऐसे चक्रपाणि दत्त गृहिणी चिकित्सा की टीका में बताते हैं। तो 5वें दिन में चरक मतानुसार होते हैं, और सुश्रुत मतानुसार 15वें दिन उसकी उत्पत्ति होती है। तो this is about Sushrutaracharya had told the span of 9045 kalas, and if you calculate the 9045 कलाएं अगर करें तो नियर अबाउट 15 डेज होती है। ठीक है, तो उसका जो यहाँ पे प्रमाण भी बताया, देखिए, तो 2 अंजलि है। अंजलि हमें अंजलि प्रमाण जो है वॉल्यूम समझ में आता है उससे, और उस व्यक्ति के अंजलि से हमने उसको लेना चाहिए। पहले ही हम देख चुके हैं विशेषतः स्निग्ध और स्थिर, ऐसा स्निग्ध और गुरु ये 2 गुण देखे थे हमने। तो उसमें मृदु भी है, स्थिरता भी है,
श्लक्षणता है, पिच्छिलता है, सांद्रता है, तो और श्वेत वर्ण है उसका, ये मुख्यतः उसके गुणधर्म है। प्रमाण 2 अंजलि, इसको हमने पहले ही जाना है, ठीक है। तो 2 अंजलि जो प्रमाण है ये मुख्यतः धातु का वृद्धि और क्षय लक्षणों से हम ज्यादा जानते हैं, तो लेकिन रचनात्मक या क्रियात्मक दृष्टि से जो शारीर का वर्णन आया है तो उसमें हमें शारीर स्थान में ये उसका 2 अंजलि प्रमाण भी मिलता है। तो हम ये निकाल के तो गिन नहीं सकते, लेकिन शास्त्र में जो उसका सांख्यिकीय वर्णन है उसको हमने जानना चाहिए। लेकिन क्लिनिकली सिम्टम्स जो आगे मेद वृद्धि, मेद धातु की वृद्धि और मेद धातु के क्षय के बताते हैं, वो ज्यादा प्रैक्टिकली हमें यहाँ पे देखने को मिलते भी हैं व्यवहार में, और उसका चिकित्सा की दृष्टि से थेरापेटिक ये जो है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि अंजलि प्रमाण का कुछ महत्व नहीं है। तो सांख्यिकीय है, शास्त्रकारों ने हमारे आयुर्वेद का प्रमाण कितना होता है, कार्य क्या क्या है मेद धातु। तो धारण ये तो जनरल कार्य हुआ, लेकिन प्रीणनम जीवनम लेपो स्नेहो धारण पूर्ण ही, लेप के बाद जो स्नेह जो कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11वें अध्याय का रेफरेंस मैंने अभी आपको बताया। प्रीणनम जीवनम जीवन, स्नेह जो शब्द है वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11वें अध्याय से है। मेद का प्रधान यानी श्रेष्ठ कर्म जो है वो हर एक पेशी को, अंग प्रत्यंग को स्नेह पहुंचाना या स्नेह का उसको सप्लाई करना। नेत्र है, त्वचा है, केश है, ओष्ठ है, वर्ण है, स्वर है, दंत है। जो आगे हम मेद सारता भी देखेंगे तो वहां पे ये जो अवयव है विशिष्ट उसके सार होने की वजह से बहुत ही अच्छे उस व्यक्ति में ये अंगावयव होते हैं। दूसरा अगर कार्य बताए तो पर धातु की पुष्टि, तो रसात रक्तम तत्व मांसम मांसाद मेदाः, तो इस प्रकार से मेद से अस्थि की उत्पत्ति होती है, तो अस्थि को पोषक अंश सप्लाई करना उसका कार्य है। तीसरा कार्य है, अगर स्वेद रूप में मेद की निर्मित होती है, ठीक है, मेद से स्वेद की मल रूप में निर्मित होती है, मेदो वह स्रोतस में। तो देखिए अगर स्वेद ज्यादा आता है तो हमने समझना चाहिए कि मेद धातु की वृद्धि हो सकती है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसलिए हमें उसका, और स्वेद का जो कार्य है जैसे क्लेद विधृति या केश विधृति, या त्वचा को स्निग्ध रखना, टेम्परेचर मेंटेन करना, ये भी इनडायरेक्टली मेद धातु के कार्य होते हैं। चौथा कार्य है उपचय उत्पन्न करना, यानी शरीर को जो स्निग्ध उसमें कांति दिखाई देती है वो मेद से ही होती है। और कार्श यानी जो वात प्रधान स्थिति होने की वजह से, वात वृद्धि होने से व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला हो जाता है, तो उसका जो कार्श है वो दूर करने के लिए भी हमें ये उपयुक्त धातु है। तो इसलिए मेदो वृद्धि का हम ध्यान रखते हैं, तभी हमने कार्श अगर है तो उसमें मेद धातु की कमी नहीं है ना, ये भी हमने जानना चाहिए। आगे पांचवा उसका कार्य है, देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे, इसलिए 3 चित्र मैंने लिए हैं यहाँ पे। तो विशेषतः चरक ग्रंथ के सूत्र स्थान के मात्रा शिति अध्याय में हमें स्नेह का जो कार्य है उसका बहुत ही अच्छा वर्णन मिलता है। शरीर में जो दृढ़ता या उसकी मजबूती होती है वो मेद के स्नेहांश है, क्योंकि वात की रुक्षता अगर है और उसको बैलेंस करने के लिए अगर स्निग्धता नहीं है मेद धातु की, तो शरीर का क्षरण चीज जो है वो बिल्कुल डिजेनरेशन जल्दी होना ही है। इसलिए स्नेह से स्थिरत्व अणुपरमाणुओं के हर एक पेशिकाओं को वो जोड़ता है। तो स्नेह क्षय हो गया तो रुक्षता बढ़ जाएगी और वात प्रकोप होने से शरीर का नाश हो सकता है, उस अवयव विशिष्ट का नाश हो सकता है। तो सूत्र स्थान के मात्रा शिति अध्याय में ये 3 एग्जाम्पल्स मिलते। मिट्टी का बर्तन है कोई, ये चित्र को पहले आप देखें, तो मिट्टी का कोई बर्तन है और उसको अपन स्निग्ध पदार्थ अगर अंदर से लगाएंगे तो ये ज्यादा समय तक टिकता है ये बर्तन, ठीक है। दूसरा है चमड़ा, और चमड़े को अगर आप तेल या कोई भी स्निग्ध पदार्थ लिए जाए तो वो भी मजबूत होता है और
तो ज्यादा समय तक ये पहिया जो है वो बिना घिसे टिकता है, या वो अक्ष भी है लोहे का रॉड, वो ज्यादा समय यानी 2-2 3-3 पीढ़ियां टिकता है और फिर घिसेगा, नहीं तो घिसता भी नहीं अगर उसका अच्छी केयर ली जाए तो। यानी जैसे इन मिट्टी का बर्तन है, चमड़ा है, या ये लोहे का बीच वाला रॉड और पहिया है, उनको अगर प्रॉपर ऑयलिंग स्निग्ध पदार्थ मिल जाए तो वो ज्यादा समय तक चलते हैं, मजबूत रहते हैं। तो वैसे ही अगर शरीर को स्नेह पदार्थ अगर मिल जाए तो शरीर जो है वो मजबूत और ज्यादा आयु वाला रहेगा। तो इसलिए स्निग्ध पदार्थ यानी मेद धातु शरीर के लिए अत्यावश्यक है, ये पांचवा कार्य है उसका। तो यहाँ पे समराइज किया गया है, जैसे लुब्रिकेट धातु का फंक्शन है, स्वेट फॉर्मेशन यानी स्वेद की उत्पत्ति को वो कंट्रोल करता है, ठीक है, शरीर को विशेषतः मजबूती और एनर्जी वो प्रवाहित करता है या प्रोवाइड करता है, ठीक है, वायु की रुक्षता को वो कंट्रोल करता है, उसको मर्यादित रखता है, ठीक है। आगे जाएंगे, वो जो है वो मेद धातु शरीर को प्रॉपर शेप देता है। आप देखिए आजकल क्या फैशन है, तो जीरो फिगर चाहिए, और इस प्रयत्न में विशेषतः हम फॉरेनर्स के कुछ प्रयोग या प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी हम संबंधित हूं मैं, तो मैंने देखा है कि वो जीरो फिगर के चक्कर में बहुत सारी ब्यूटीफुल लेडीज या गर्ल्स भी उसके पीछे भाग भाग के बिल्कुल ऐसा शरीर बना देती है कि जैसे चाह लो स्केलेटन के ऊपर ओनली स्किन वहां पे चिपकी है, तो बहुत ही विकृत दिखता है वो शरीर, अट्रैक्टिव नहीं दिखता। तो इसलिए मेद धातु अगर शरीर में जितना आवश्यक होना चाहिए सब क्यूटानियस फैट या और जगह पे भी, वो आवश्यक है शरीर को प्रॉपर शेप या ब्यूटी देने के लिए, ये भी मेद धातु का कार्य है। वो शरीर में शॉक अब्सॉर्बर के जैसा काम करता है, शरीर को शीत और उष्ण दोनों हवा या ऋतुओं में वहां पे हमें वो मदद करता है। और विशेषतः जब उपवास हम कोई करते हैं दीर्घकालीन किसी कारण से या व्रत के तौर पे, तो शरीर में जो एनर्जी है बॉडी को वो मेद धातु से ही मिलती है। तो दीज मेद धातु इज रिजर्वायर ऑफ एनर्जी अल्सो, लेकिन वही एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगा तो विकृति हो जाएगी, आवश्यक उतनी ही बैलेंस वह होनी चाहिए। तो ये मेद धातु जो है वो जलमहाभूत प्रधान है, वो कफ से यानी कफ उसमें आश्रित रहता है, इसलिए उसमें स्निग्धता, मृदुता, सुकुमारता, कांतिमानता, ये शरीर में गुणधर्म उससे उत्पन्न होते हैं। ये जो कार्य में हमने सबसे पहले देखा है। त्वचा में, विशेषता त्वचा में अगर मेद का अंदर आच्छादन है तो अच्छे से वो शीत उष्ण परिमाणों से वो उससे परिणाम जो है उससे रक्षण होता है, ठीक है। तो मांस में भी स्निग्धता होने, धरा कला में मेद की ही स्निग्धता होती है, इसलिए स्नायुओं का, मांस का यानी पेशियों का, मसल्स का संकोच और विकास यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये जो क्रियाएं हैं वो ये मेद सारता। तो चरकाचार्य जी है या सुश्रुताचार्य जी है, विशेषतः वो सारता बताते हैं, यानी उस धातु का उत्तमता, बेटर क्वालिटी जिस भी शरीर में है उसमें कौन कौन से गुणधर्म होंगे, उस व्यक्ति के साधारणतः आयु कैसे होती है उसका भी वर्णन वहां पे किया है। जैसे मेद सारता में विमान स्थान 8वें अध्याय में चरकाचार्य जी बताते हैं, वर्ण स्वर नेत्र नख दंत ओष्ठ मूत्र पुरीश, ये जो अवयव है इन्हों में विशेषतः कुछ अवयव है, कुछ बॉडी रेसिड्यूज है या वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वह स्नेह युक्त होते हैं, यानी शरीर के ऊपर बिना मॉइस्चर लगाए हुए भी वह व्यक्ति जो है वो स्निग्ध या तेजपुंज दिखेगा, रुक्ष नहीं दिखेगा उसकी त्वचा। स्वर जो है उसका माधुर्य पूर्ण रहेगा। जैसे आज के भी जो सिंगर, आपको जो भी उसकी आवाज पसंद है, जैसे लता दीदी है, ठीक है, या श्रेया घोषाल है, इन अवयव जो स्वर है वो स्निग्धता उसमें मेलोडियस वॉइस रहता है। नेत्र भी जो है, जैसे आप इमेजिन करेंगे माधुरी दीक्षित या मधुबाला, इन हीरोइंस के नेत्र इमेजिन कीजिए, उसमें जो पानीदार, मराठी में बोलते हैं आंखें, यानी उसमें एक अट्रैक्शन रहता है। तो रुक्ष नहीं रहनी चाहिए आंखें, अगर रुक्ष है तो वो प्रेतवत दिखाई देती है, ठीक है, उसमें अगर स्नेह
मेद का अच्छा होगा तो नेत्र भी जो है वो पानीदार या अट्रैक्टिव दिखाई देगा। ऐसे ही अन्य अवयवों का हम वर्णन कर सकते हैं। इन व्यक्ति जो वेदसार है वो कैसे रहते हैं? वित्त युक्त यानी संपत्तिवान रहते हैं, ऐश्वर्यवान रहते हैं, सुख का उपभोग करने वाले रहते हैं, लेकिन वो सुकुमार होते हैं। इसलिए उनको जो अग्नि कर्म या वमन ऐसे जो उपचार है इनको कष्टता से इनको बहुत संभालना पड़ता है। स्निग्ध मूत्र नेत्र स्वेद स्वरम बृहत शरीरम आयास असहिष्णु मेधसा। असहिष्णु होते हैं, आयास वो यानी कष्ट वो सहन नहीं कर सकते, इसे सुश्रुताचार्य जी बताते हैं। तो विशेषतः उनका शरीर बृहत दिखाई देता है, आकार में बड़े रहते हैं, लेकिन उनको कष्ट सहन अजीबा बिल्कुल ही नहीं होता। तो ये उनका वैशिष्ट्यपूर्ण हम लक्षण समझ सकते हैं। मेद धातु के उपधातु क्या है? तो स्नायु है। मेधसः स्नायु संभवाः। तो स्नायु क्या है? तो उसको दो हम यहाँ पे कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स एनाटॉमिकल ले सकते हैं। एक तो टेंडन और लिगामेंट। टेंडन क्या है? वो मसल और बोन इनके बीच का संबंध है, और लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उनको जानना चाहिए, लिगामेंट और बोन को, सॉरी लिगामेंट और टेंडन को। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से दोनों ही जो है वो स्नायु है। मेद के मल क्या है? हमने पहले ही देख चुके हैं। स्वेद जो है वो स्वेदस्तु मेदसः मलाः, यानी स्वेद तो पसीना जो है त्वचा में से रोमकूपों के द्वारा वो बाहर आता है और वो द्रव रूप क्लेद है। तो मेद वृद्धि होगी तो पसीना या स्वेद की भी मल की उत्पत्ति ज्यादा होगी। तो इस मेद विकृति को हमें भिन्न भिन्नतः जान सकते हैं। तो मुख्यतः उसकी दो प्रकार की विकृतियां रहेगी, एक तो वृद्धि रहेगा, दूसरा क्षय रहेगा। और वृद्धि के भी और क्षय का भी विचार करेंगे तो उसमें ज्यादा डिटेल जाएंगे तो सामान्य विशेष सिद्धांत में सामान्य या विशेष के जो भी द्रव्य गुण कर्म ये प्रकार बनाए हैं या बताए हैं हमारे शास्त्र में, तो उस प्रकार से हमने उसकी सटीक चिकित्सा के लिए वो देखना आवश्यक है कि मेद धातु की वृद्धि हुई हो, द्रव्यता हुई है, गुणता हुई है, कर्मता हुई है, चिकित्सा भी उसी दृष्टि से करना आवश्यक हो जाएगा। तो मेदो व स्रोतस के जो भी दुष्टि लक्षण है वो मेद धातु के दुष्टि लक्षण के सॉरी दुष्टि हेतु के और दृष्टि से हमने देखना चाहिए। मुख्यतः सेडेंटरी काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, बैठा जो काम है बहुत समय तक, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, बिल्कुल काम या शरीर को श्रम नहीं है, दिन में सोना, ठीक है, और ज्यादा कंजम्पशन या इंटेक किसी फैटी काइंड ऑफ फूड, स्निग्ध पदार्थ, मधुर पदार्थ, अल्कोहल, इनका अगर ज्यादा सेवन किया जाए तो चरक विमान स्थान के 5वें अध्याय में ये दुष्टि के हेतु मेदो व स्रोतस या मेद धातु के बताए हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा कि मेद धातु की अबनॉर्मेलिटी या विकृति दो पद्धति से होगी, वृद्धि और क्षय शास्त्रों में बताया है। तो उसमें से वृद्धि अभी पहले हम देखेंगे। तो विशेषतः मेधा स्निग्ध अंगताम उदर पार्श्व वृद्धि कास श्वास आदि दुर्गंधम च। विशेषतः पचने के लिए गुरु पदार्थ, अति स्निग्ध पदार्थ और बिल्कुल ही श्रम न करना, जैसे हमने पहले देखा। तो मेद के समान गुण का आहार विहार अगर करेंगे, कर्म अगर हम करेंगे तो मेद की वृद्धि हो जाएगी। और मेदो रोग में या स्थौल्य व्याधि जो अष्टम द्वितीय में बताया है, वहां पे उदर और पार्श्व इन दो जगहों पे उदर स्थान और पार्श्व स्थान यानी बटक्स या हिप्स को लेना चाहिए। तो उनका लंबनम यानी वो जगह ज्यादा बढ़ती है, और लंबन यानी पेंडुलम की तरह वो अगर व्यक्ति चलेगा तो ये दो चीजें हिलती है। या इन व्यक्तियों को चलते वक्त श्वास भी लगता है, ठीक है, यानी उनकी सांस फूलती है और श्रम श्वास जैसे उसके लक्षण निर्माण होते हैं। काश भी उनको होता है, श्वास यानी उनको दम या दमे जैसा, जिसको श्वास व्याधि आयुर्वेद में बताया स्थमैटिक काइंड ऑफ उनको सिम्टम्स भी रहेंगे। उदर भाग में मेद संचित होने के कारण जो उदर और अपने उरर को यानी चेस्ट रीजन को और एब्डोमेन को सेपरेट डायफ्राम करता है, तो विशेषतः वो प्राण उदान की जो क्रिया है श्वासोच्छ्वास की, उसके ऊपर भी परिणाम होता है और श्वास और काश ये लक्षण उसमें उत्पन्न होते हैं। इसके साथ ही हमें पता है कि मेद में कफ आश्रित होता है, इसलिए मेद बढ़ गया तो कफ भी बढ़ जाएगा और उस दृष्टिकोण से भी श्वास काश
ये जो कफ प्रधान श्वास, कफ प्रधान काश उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, और फिर स्वेद की प्रवृत्ति अधिक होती है, और स्वेद प्रवृत्ति अधिक होने से शरीर को दुर्गंधी यह लक्षण आता है। इसके सिवा अपन आधुनिक शास्त्र का अगर विचार करेंगे तो ओबेसिटी कैन बी लीड टू एनी काइंड ऑफ डिसीज, तो पल्मोनरी डिसीज और ब्रेन डिसीज, या फिर लीवर से संबंधित, गॉल ब्लैडर से संबंधित, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम फीमेल बॉडी में हो सकते हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है, घुटना की वेदना रहेगी, और कुछ भी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस उससे हो सकते हैं। तो विशेषतः मेदो वृद्धि की जो चिकित्सा की जाएगी तो विशिष्ट आहार पद्धति, विशिष्ट उसको व्यायाम की आवश्यकता रहेगी, पंचकर्मों की आवश्यकता रहेगी, और कुछ उनको इंटरनल मेडिकेशन की भी जरूरत लगी, जैसे कि उनको श्री धान्य जिसे कहा है, यानी एकदल धान्य जो है, जैसे जवार है, नाचनी या कुलित, ऐसे उनको लेग्यूम्स भी हम दे सकते हैं। विशेषतः रुक्ष गुणधर्म पदार्थ जो भी उनको दे सकते हैं। कल्प में त्रिफला गुगुल है, मेदोहर गुगुल है, नवक गुगुल है, इन प्रकार की औषधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सिर्फ जानने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आयुर्वेद में इसका सटीक सॉल्यूशन है, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट वर्णित है, और उसका उपयोग बहुत रुग्णों को आज तक हुआ है, हमने भी करते देखा है। आगे है दूसरी विकृति मेदक्षय। तो मेदक्षय में क्या होता है, तो प्लीहा वृद्धि, संधि शून्यता, रोक्षता, और विशेषतः इच्छा क्या होगी, मेदुर मांस प्रार्थना, और हृदय में संग्रह का, सॉरी, हृदय में वाग्भटाचार्य जी बताते हैं, मेदसी स्वपनम कट्या प्लिन्नो वृद्धि कृषांगता। यानी मेदक्षय से क्या होता है, तो प्लीहा वृद्धि होती है, यानी स्प्लेनोमेगाली होती है, अवयव विशिष्ट है। संधि शून्यता, यानी संधियों में बिल्कुल ही जान नहीं है, क्योंकि जॉइंट्स की मजबूती किसके ऊपर है, तो वो मेद का ऑयलिंग फंक्शन उसमें अच्छा होगा, तो अगर वही नहीं रहेगा तो संधियों में भी रुक्षता बढ़ेगी, और फिर वो संधि जो है वो इजीली जॉइंट फ्रैक्चर या जॉइंट डिसलोकेट होने की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। पूर्ण शरीर में रुक्षता दिखाई देगी, कृश शरीर दिखाई देगा, जैसे ये चित्र में आपको मनुष्य दिख रहा है उस प्रकार से, और फिर शरीर नेचुरली उसको कॉम्पेंसेट करने की प्रक्रिया करेगा, और फिर उस व्यक्ति को मांस या नॉन वेजिटेरियन खाने की, मेद प्रधान यानी तले हुए पदार्थ खाने की ज्यादा इच्छा होगी उस व्यक्ति को। तो ये सभी जो है वो मेदक्षय के लक्षण है। तो इसमें स्प्लेनोमेगाली क्यों होती है भैया, मेद का क्षय अगर हो रहा है तो स्प्लीन बढ़ क्यों रही है, उसको हमने जानने की आवश्यकता है, जो इस स्लाइड्स में मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया। विशेषतः वात वृद्धि जो है उसके रुक्ष गुण के ऊपर काबू पाने का काम जो है मेद का स्निग्ध गुण करता है, लेकिन मेद क्षय में जो है वो वात वृद्धि होती है, या किसी धातु के भी क्षय होगा तो वात की वृद्धि होगी, और इसीलिए चरक सूत्र में ये स्पष्ट उल्लेख भी हमें मिलता है कि वात बढ़ने से प्लीहा की वृद्धि होती है। एक ये विशिष्ट अपना शास्त्रीय, आयुर्वेद शास्त्रीय कारण मिला हमें कि प्लीहा की वृद्धि क्यों होती है। आगे देखेंगे, मेदक्षय वो जिस व्यक्ति में होता है, और मेदक्षय से ग्रस्त जो व्यक्ति है, विशेषतः उस व्यक्ति में जो प्लीहा को आधार देने वाला स्प्लेनिक लिगामेंट है उसका टोन कम हो जाता है, और इसलिए जो इम्पाल्पेबल, ऐसे ये इस चित्र में देखिए अपन, ये जो यानी क्या बोलते हैं उसको, रिब्स, परशुका, परशुका के अंदर प्लीहा होती है, इसलिए वो नॉर्मल बॉडी में पाल्पेबल नहीं रहती, ठीक है, इजीली, लेकिन वही वो लिगामेंट लूज होने की वजह से वो नीचे की ओर आ जाती है, और इसलिए पाल्पेबल हो जाती है। ये एक उसका कारण हो सकता है कि प्लीहा वृद्धि हमें जान पड़ती है। तीसरा है कि मेद में जो है वो प्लीहा जो है वो किसी एक विशिष्ट पद्धति से काही कुछ प्रमाण में जो प्लीहा है वो मेद सप्लाई का भी, यानी स्निग्धता सप्लाई का भी काम करती है, लेकिन मेदक्षय में वो जो शरीर में मेद की स्निग्धता है वो कम हो जाती है, इसलिए प्लीहा को ज्यादा काम करना पड़ता है, और इसलिए भी उसकी वृद्धि या शोथ हम कहेंगे वो हो जाता है।
तो उरकंठ शिरक्लोम पर्वाण्यामाश्रय रसा मेदो घ्राणम जिह्वाचा कफस्य सुतरा मूराः। हमें ये कफ के स्थान पता चलते हैं अष्टांग हृदय में। तो कफाचा जो है, कफ जो है वो आश्रित रहता है मेद में, ये हम बहुत बार अभी तक देख चुके हैं। लेकिन मेदक्षय में क्या हो जाता है, कफ कम हो जाता है, यानी समान गुण जो है उसके कम हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, कफ के जो शीत गुरु ये विशेष गुण है वो कम हो जाते हैं, और इसके वजह से उसके विपरीत गुण जो है, यानी शीत का विपरीत उष्ण गुण है और गुरु का विपरीत लघु गुण है, इनकी वृद्धि हो जाती है। और उस दृष्टि से उष्ण और लघु गुण वृद्ध होने की वजह से पित्त भी बढ़ता है, और पित्त आश्रित होता है, वो रक्त आश्रित होता है, और इसलिए रक्त बढ़ता है। और रक्त बढ़ने की वजह से, रक्त वह स्रोत का एक मूल स्थान प्लीहा है, तो वो भी प्लीहा वृद्धि का एक कारण है। यह हमें वाग्भट की ईश्वर कृष्ण टीका में विवेचन मिलता है। ठीक है। और भी एक हमें उसमें साधन है कि गर्भस्य यकृत प्लीहानव शोणित, जो यानी शोणित से ही यकृत और प्लीहा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए शोणित बढ़ेगा तो प्लीहा बढ़ेगी, यानी रक्त बढ़ेगा तो प्लीहा बढ़नी ही है। ठीक है। अभी देखते हैं मॉडर्न की साइंस की दृष्टि से इसको इंटरप्रिटेशन कैसे है। देखिए, मेद धातु इज मेनली कोरिलेटेड विद द एडिपोज टिश्यू बिकॉज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द मेद धातु आर सिमिलर विद द एडिपोज टिश्यूज फंक्शंस। Large quantity of fat is stored in two major tissues, mainly adipose tissue and the liver organ. So adipose tissue is usually known as fat deposits. Okay. So the main function of this adipose tissue is storage of the triglyceride until they are needed to provide energy elsewhere in the body. So यहाँ पे भी हमें वो ऊर्जा का एक स्रोत दृष्टि से दिखाई देता है। तो मेद का क्षय है तो उसकी चिकित्सा स्निग्ध प्रधान जो पदार्थ है, विशेषतः दूध है, घी है, या नवनीत या लोनी मराठी में उसे कहते हैं, वह है। और विशेषतः उस व्यक्ति ने विश्राम या रेस्ट लेने की आवश्यकता है। अभी यहाँ पे जो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ विशेषण मेद धातु के दिखाई दिए हैं, आपको दिखाई देंगे, वो विशेषतः उसका स्रोत दृष्टि से विवेचन है। तो क्या दिखाई देते हैं विशेषतः हमें, प्रीडोमिनेटरी सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी डिसऑर्डर्स जो है, उसमें डायबिटीज मेलाइटिस में प्रमेह का एक प्रकार बताया है, तो वो भी हमें सूत्र स्थान 28वें अध्याय में दिखाई देता है। हालांकि इस मेद वृद्धि की या अतिवृद्ध मेद की जो है अष्टम निंदित अध्याय में भी वर्णन आया है, उस दृष्टि से भी ये मेद धातु को हमने ज्यादा एड्रेस करने की आवश्यकता है। और when there is an injury to the channels of the transportation and transformations of मेद धातु, that is मेदो वह स्रोत दुष्टि, या उसके ऊपर आघात होता है, तो एक्सेसिव स्वेटिंग, बॉडी में या शरीर में रुक्षता ज्यादा बढ़ती है, पैलेट में या जिसे तालु कहते हैं उसमें रुक्षता बढ़ती है, विशेषतः जो शोथ होता है वो हार्ड होता है, यानी उसका उन्नमन पीड़न के करने के बाद भी नहीं होता, और ज्यादा उसको तृष्णा लगती है। ठीक है। तो ये मेदो वह स्रोत दुष्टि के लक्षण है। उसकी मुख्यतः जो चिकित्सा बताई है, अगर मेद की क्षय है तो ब्रूहन चिकित्सा करनी पड़ेगी, स्नेहन या ओलिएशन थेरेपी करनी पड़ेगी। और मेद का अगर वृद्धि हो गई है तो आपको वहां पे रुक्षण या ड्राइंग थेरेपी करनी पड़ेगी, या लेखन चिकित्सा यानी स्क्रैपिंग थेरेपी कहेगी। ये चरक सूत्र स्थान 22वें अध्याय में हमें उसका मैनेजमेंट मिलता है। वृद्धि और क्षय का यानी लंघन और बृहन चिकित्सा वो क्रमशः मेद वृद्धि और मेद क्षय के लिए है। विशेषतः मेद धातु की अगर दृष्टि है तो चरक सूत्र स्थान 21वें अध्याय में उसकी मैनेजमेंट हमें इस प्रकार से मिलती है कि वात दोष जो है उसको बैलेंस करना आवश्यक है। ठीक है। और कफ दोष और मेद धातु को भी बैलेंस करना आवश्यक है। तो वृद्धि क्षय इस दृष्टि से लेना चाहिए। वहां पे उद्वर्तन यानी अगर मेद वृद्धि है तो ड्राई पाउडर मसाज आवश्यक है। वनस्पतियां जैसी गुडुचि है, मुस्ता है, त्रिफला है, इनका उपयोग आवश्यक हो जाता है। तो और भी उसके कुछ चिकित्सात्मक डिटेल्स है। तो समय की दृष्टि से हम यहाँ पे आज समाप्त करते हैं। अगर आपके कुछ भी प्रश्न है तो चैट बॉक्स में भी कुछ प्रश्न आज दिखाई दे रहे हैं, तो उनको
तो हम इस धातुओं की श्रृंखला जो है, वो धातुओं की श्रृंखला हमारी खत्म होने के बाद हम व्याख्यान लेने का प्रयास करेंगे। कुछ विद्यार्थियों में सुझाव दिया है कि मर्म के ऊपर भी व्याख्यान आपने लेने चाहिए, कुछ व्यक्तियों ने और कुछ विषय सुझाए हैं, लेकिन समय की अल्पता और बाकी के भी मेरे जो कार्य है उनको उनका निर्वहन करते करते जैसा भी मुझे समय मिलेगा मैं जरूर इन विषयों को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।